हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। मेरा पर्सनली तो ऐसा कुछ भी भूत या घटनाओं से अनुभव नहीं रहा है, लेकिन मेरी कज़िन सिस्टर जो कि एक नर्सिंग स्टाफ है एक सरकारी हॉस्पिटल में, और मेरे जीजा जी जो डॉक्टर है, उन्होंने इसका अनुभव किया है। ये घटना मेरे परिवार के सदस्य द्वारा अनुभव की गई, तो मैं इस पर पूरा विश्वास भी करता हूँ। अब मैं आपको इस घटना के बारे में एकदम ही डिटेल से बताता हूँ। हुआ यूँ कि मेरे जीजाजी राजस्थान के अलवर ज़िले में किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पर पोस्टेड थे, और मेरी बहन जो अभी तक दिल्ली में निजी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर थी। सरकारी नौकरी और दोनों साथ रहने के मन से राजस्थान में ही नौकरी की तैयारी कर रहे थे। तो मेरी बहन ने दिल्ली वाली नौकरी छोड़ दी और राजस्थान में अपने ससुराल रहकर ही तैयारी शुरू कर दी। मेरी बहन, मेरी प्यारी भांजी और जीजाजी एक साथ रहने के मन से अलवर में कुछ दिनों के लिए किराए पर घर तलाश कर रहे थे। उन्हें एक बड़ा सा घर मिला जिसका रेंट भी बहुत मिनिमल था, जिसमें 3 बेडरूम और एक किचन और बाथरूम था। जल्दी ही वो तीनों उस घर में शिफ्ट हो गए। उन्हें उस घर में कुछ 2-3 दिन ही हुए थे कि दीदी और जीजाजी नोटिस करते हैं कि मेरी भांजी रात में उठकर दूसरे कमरे में बाबा बाबा करते हुए जा रही थी और हंस रही थी, खेल रही थी। ऐसा हर रात होने लगा तो दीदी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपनी सास को इस बारे में बताया फ़ोन करके। मेरी बहन की सास ने फ़ोन पर सुना तो वो थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन उन्होंने ये कहकर बात को टाल दिया कि शायद बच्ची नए घर के माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मेरी बहन को समझाया कि छोटे बच्चे कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं। हालांकि ये बात मेरी बहन के मन में घर कर गई थी और उन्हें काफ़ी अजीब लग रहा था। फिर कुछ और दिन बीते और अब ये घटना और भी डरावनी होने लगी। एक रात मेरी बहन ने देखा कि भांजी के कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे बड़बड़ा रहा हो। मेरी बहन ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। जो उन्होंने देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। भांजी कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी और सामने एक कुर्सी पर, जहां कोई नहीं था, उधर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही है। मेरी बहन ने भांजी को उठाया और अपने कमरे में ले आई। वो रात उन्होंने भांजी को अपने पास ही सुलाया। अगली सुबह उन्होंने इस बारे में अपनी पति मेरे जीजाजी से बात की। जीजाजी ने भी इसे गंभीरता से लिया और उन्होंने निर्णय किया कि वो खुद इस बात की जांच करेंगे। अगली रात जीजाजी ने खुद जागकर पहरा देने का फैसला किया। आधी रात को उन्होंने देखा कि फिर वही हुआ। मेरी भांजी उठी और बाबा बाबा करते हुए दूसरे कमरे की ओर चल दी। इस बार जीजाजी ने चुपचाप उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि भांजी कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई और कुर्सी की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। जीजाजी ने पास जाकर पूछा, क्या कर रही हो बेटा? भांजी ने उनकी ओर मुड़कर देखा और कहा, मैं बाबा से बात कर रही हूँ। जीजाजी ने ध्यान दिया कि कमरे में एक ठंडक थी जो किसी भी तरह से सामान्य नहीं थी। उन्होंने भांजी को अपने पास बुलाया और उसे कमरे से बाहर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया और दोनों ने मिलकर भांजी से और सवाल पूछे। भांजी ने बताया कि हर रात एक बाबा आकर उससे बात करते हैं और उसे खेल खिलाते हैं। अब दोनों को समझ में आ गया था कि यह मामूली घटना नहीं है।
उन्होंने अगले दिन स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछताछ की। लोगों ने उन्हें बताया कि इस घर में पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिसकी मृत्यु हुई, और उनका कहना था कि इसी घर में जब वो मरे थे तब लोग समझ नहीं पाए थे। वो व्यक्ति बच्चों से बहुत प्यार करते थे और अपने आखिरी दिनों में अक्सर बच्चों के साथ ही खेलते रहते थे। ये सुनकर मेरी बहन और जीजा जी और भी ज़्यादा भयभीत हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वो तुरंत इस घर को छोड़ देंगे। अगले ही दिन उन्होंने एक नया घर तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन घर बदलने से पहले उन्होंने सोचा कि वो किसी विशेष आदमी की मदद लेंगे। उन्होंने एक स्थानीय तांत्रिक से संपर्क किया जो ऐसे मामलों में अनुभवी था। तांत्रिक ने घर में आकर अपनी पूजा शुरू की। उन्होंने बताया कि आत्मा बच्चों से जुड़ी हुई है और उसे इस दुनिया से विदा करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान किए और अंत में कहा कि अब आत्मा इस घर से विदा हो चुकी है। मेरी बहन, जीजाजी और भांजी ने फिर से उस घर में रात बिताई, और आश्चर्य की बात ये रही कि भांजी ने फिर से बाबा को नहीं देखा और न ही कोई अजीब हरकत की। कुछ दिनों बाद वो नए घर में शिफ्ट हो गए और उनकी ज़िंदगी फिर नॉर्मल हो गई। लेकिन ये घटना मेरे परिवार के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। वो अक्सर उस रात की घटना को याद करते हैं और सोचते हैं कि अगर तांत्रिक ना होता तो क्या होता। इस अनुभव ने उन्हें आत्माओं और परलोक के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी जब वे उस घटना के बारे में सोचते हैं तो उन्हें वो डर महसूस होता है। दोस्तों, अब अगली घटना की ओर बढ़ते हैं। ये घटना मेरे जीवन की सबसे भयंकर रातों में से एक थी। मैं और मेरा दोस्त अमित रात को बाइक से घर लौट रहे थे। ये रात अन्य रातों से अजीब लग रही थी। आसमान में घने बादल थे और सड़कें अंधेरे में डूबी हुई थी। हम दोनों काम से देर से निकले थे और जल्दी से घर पहुंचने की सोच रहे थे। हमारे रास्ते में एक पुरानी रेलवे लाइन भी आती थी जो हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी लगती थी। लोग कहते थे कि वहाँ कई बार अजीब सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही हम रेलवे लाइन के पास पहुंचे, अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे एक अजीब व गरीब छवि पर पड़ी। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरी आंखों का धोखा है या शायद किसी पेड़ की छाया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी। वहाँ एक बिना गर्दन का धड़ हमारे बराबर दौड़ रहा था। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसकी बिना सर की आकृति बहुत ही भयानक और अलौकिक लग रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अमित, जो बाइक चला रहा था, उसने भी उसे देखा और तुरंत बाइक रोक दी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो इतनी ज़ोर से चीखा कि मैं भी सहम गया। उसकी चीख सुनते ही वो धड़ अचानक से गायब हो गया, जैसे कि वो कभी वहाँ था ही नहीं। लेकिन अमित इस दृश्य को सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। मैंने तुरंत बाइक को किनारे किया और अमित को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वो अचेत पड़ा हुआ था। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए मैंने उसे किसी तरह बाइक पर बैठाया और धीरे धीरे उसे घर की ओर ले जाने लगा। हर पल मुझे लग रहा था कि वो धड़ वापस आ सकता है और हमारी जान ले सकता है। उस रात की ठंडी हवा में मेरे पसीने छूट रहे थे। घर पहुंचते ही मैंने अमित को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके परिवार को उसकी हालत के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया, लेकिन मेरे साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। मेरे शरीर में अचानक ज़ोरदार बदन दर्द और बुखार आ गया। मेरी आंखों के सामने वही धड़ बार बार घूम रहा था।
मैंने पूरी रात सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी आंख खुल जाती और मैं डर के मारे कांप उठा। डॉक्टर ने बताया कि अमित को गहरी सदमे की वजह से बेहोशी आई है और उसे कुछ दिनों तक आराम की ज़रूरत है, लेकिन मेरा बदन दर्द और बुखार का कोई इलाज नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो अलौकिक शक्ति मेरे शरीर को भी प्रभावित कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ और ये सब क्या था। अगले कुछ दिनों तक मैं और अमित इस घटना के बारे में सोचते रहे। हमने कई लोगों से इसके बारे में बात की और कुछ पुराने लोगों ने बताया कि उस रेलवे लाइन पर पहले भी ऐसी अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ लोग मानते थे कि ये किसी आत्मा की कारस्तानी है जो अपनी मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पा सकी। इस घटना ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। अब हम दोनों रात को कभी अकेले बाहर नहीं जाते और ख़ास तौर पर उस रेलवे लाइन के पास तो बिल्कुल नहीं जाते। यह अनुभव हमारे जीवन का एक ऐसा डरावना हिस्सा बन गया जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। दोस्तों, हमारी अगली कहानी मोनी जी की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मोनी है। जो घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये घटना आज से कई साल पुरानी है। मेरी दादी जी ने मुझे ये घटना सुनाई थी। ये बात कुछ 1980 के आसपास के समय की है। उस समय दादी जी बताती है कि हमारा गांव काफ़ी छोटा सा था और पिछड़ा गांव था। गांव में सिर्फ एक स्कूल था। आसपास के 3-4 गांव के लोग भी उसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। वो स्कूल हमारे गांव के एकदम एंड साइड में था। और मेरी दादी उस समय बताती है कि जो मेरे सबसे बड़े पापा थे वो भी उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। इसी के साथ मेरी दादी का ये कहना था कि गांव में जिसके भी घर उस स्कूल के आसपास थे, यानी कि लगकर थे, वो लोगों का ये कहना होता था कि रात होते ही हमें कुछ आवाज़ें स्कूल के अंदर से सुनाई देती हैं। कहा जाता था कि कई समय पहले वहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को मार कर दफना दिया था या गाड़ दिया था। कहा जाता है कि उसी के ऊपर उस स्कूल को बनाया गया था। वो स्कूल को बने हुए भी 10 से 20 साल बीत चुके थे और वो स्कूल का कलर भी पूरी तरह से उधेड़ चुका था, जिस वजह से स्कूल को अगर रात में देखा जाए तो वो किसी खंडर खौफनाक बिल्डिंग की तरह लगती थी। मेरी दादी का ये कहना था कि वो स्कूल तो खाली फर्स्ट फ्लोर जितनी ही थी। 2006 में उस स्कूल को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। उसके पीछे का कारण कुछ अलग है। लोग बताते हैं कि स्कूल पुरानी हो गई थी, इसीलिए उसे तोड़कर दूसरी जगह पर नई और बड़ी स्कूल बना दिया गया। लेकिन मेरी दादी बताती है कि इसके पीछे की घटना कुछ अलग थी। दोस्तों, जो घटना पे हम बात कर रहे हैं ये 1980 के समय की है। मेरी दादी बताती है कि एक शाम में करीब 4 बजे जब मेरे बड़े पापा स्कूल से आए तो मेरी दादी उन्हें लेकर खाना खिला रही थी। तभी बड़े पापा ने स्कूल के बारे में दादी को कुछ बताया, जिसे सुनकर दादी को काफ़ी शौक लगा। वो बता रहे थे कि जब मैं स्कूल से लौटता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हाथ पकड़कर कोई अपने घर तक चल कर आ रहा है। मेरी दादी ने बड़े पापा से कहा कि नहीं, ये तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन बड़े पापा जिद पर अड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि अगर 1-2 बार होता तो ये मेरा वहम होता, लेकिन रोज़ाना मेरे साथ ऐसा ही होता है। मेरी दादी के जो कज़िन भाई थे वो एक तांत्रिक ही थे। गांव में किसी के भी ऊपर अगर काला जादू हो जाता या नज़र लग जाती तो वो झाड़ फूँक करते। मेरी दादी ने कई दिनों तक तो ये बात सुनी। फिर मेरे बड़े पापा को उनके कज़िन भाई के पास लेकर गए और जाकर सारी घटना बताई। मेरे जो दादी के भाई थे उन्होंने बड़े पापा को एक तावीज़ दी हाथ पर बांधने के लिए और कहने लगे कि जब भी अब तू स्कूल से लौटकर अपने घर पर आएगा तो कभी पीछे नहीं मुड़कर देखना। मेरे बड़े पापा ने कहा कि ठीक है। उसके बाद कई दिनों तक सारी चीज़ें नॉर्मल रही, क्योंकि उसके बाद मेरे बड़े पापा को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। दिन काफ़ी बीत चुके थे। एक दिन मेरे बड़े पापा स्कूल में खेल रहे थे। खेलते खेलते वो ज़मीन पर गिर पड़े और उन्हें काफ़ी चोट भी आई।
ज़मीन पर गिरने की वजह से जो उनके हाथ में तावीज़ दिए थे वो खोलकर ज़मीन पर ही गिर गई। मेरे बड़े पापा बताते हैं कि जैसे ही मैंने वो तावीज़ उठाया और दोबारा से अपने हाथ पर बांधने की कोशिश किया, तभी ऐसा लगा कि उस तावीज़ में किसी ने आग लगा दी हो। मुझे हाथ पर इतना ज़्यादा गर्म और चटके महसूस हो रहे थे कि मैंने उसे अपने हाथ से दूर किया और अपनी जेब में रख लिया। लेकिन अचंभित बात ये थी कि जब स्कूल छूटा और वो घर पर आने लगे, तभी उन्हें याद आया कि वो तावीज़ पहनना है। लेकिन वो तावीज़ अब उनके जेब में नहीं थी। उन्हें ये भी पता था कि पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखना होता है स्कूल से छूटने के बाद। मेरे बड़े पापा इस बार जब स्कूल से छूटे, ये कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था उनके साथ, ये पहली बार था। जब वो स्कूल से छूटकर निकले तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पीछे से कोई उन्हें आवाज़ दे रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार। 3 बार के बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। मेरे जो दादी के कज़िन भाई थे उन्होंने ये सारे इंस्ट्रक्शन मेरे बड़े पापा को पहले ही देकर रखे थे, इसीलिए मेरे बड़े पापा जानते थे। वो जल्दी जल्दी अपने घर पर आए और अपनी मम्मी को आकर सारी बात बताई। दादी ने कहा कि ठीक है, हम चलेंगे, क्योंकि उस समय उनके कज़िन जो भाई थे वो कहीं बाहर गए हुए थे। उन्हें लौटने में काफ़ी दिन लगने वाले थे। 3-4 दिन बीत चुके थे। अब बड़े पापा की तबीयत खराब रहने लगी और जैसे ही वो स्कूल से छूटकर अब घर पर आते थे तो ना कि अब उन्हें ये लगता था कि किसी ने हाथ पकड़ा है, बल्कि किसी के होने का एहसास भी उन्हें होता था। और यूँ लगता था कि घर में जब मेरी दादी किसी सामान लाने के लिए बाहर जाती थी तो घर में उस अदृश्य शक्ति की आवाज़ सुनाई देती। कभी कभार उसके होने का एहसास होता। यही नहीं, ऐसा लगता कि घर में कोई भाग रहा है और मेरे बड़े पापा को उनके साथ खेलने के लिए ज़िद कर रहा है। बड़े पापा इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। दिन ऐसे ही बीतते चले जा रहे थे। फिर एक दिन शाम में जब मेरे बड़े पापा स्कूल से आए, तभी उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनके पैर में पैर डालकर गिरा दिया। मेरे बड़े पापा के मुंह पर भी इस बार बहुत चोट आई हुई थी। आज भी उनके चेहरे पर वो निशान है। मेरे बड़े पापा घर में आए और आकर दादी के पास बहुत रोने लगे। मेरी दादी ने उन्हें समझाया और कहने लगी कि बस जैसे ही मेरे भाई आ जाएंगे तुझे लेकर उनके पास चलूँगी। उस समय इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि क्या करना चाहिए। दादी से जो हो रहा था, घर में मंदिर थी, दादी रोज़ सुबह में वहाँ पूजा करके बड़े पापा को प्रसाद देती थी खाने के लिए। इसी के साथ साथ वो मंदिर में रखी हुई जो विभूति थी उसे भी लेकर बड़े पापा पर लगाती थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं लग रहा था। और कुछ दिन बीते कि एक रात बड़े पापा एकदम से उठकर खड़े हुए और ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगे, कौन है यहाँ और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? जो भी काम है मुझे बताओ। बड़े पापा को ऐसा देखकर मेरी दादी जो गहरी नींद में थी वो भी उठकर खड़ी हो गई और बड़े पापा को समझाने लगी। लेकिन बड़े पापा दादी की बात नहीं मानते हुए बस ज़ोरों से चीख रहे थे। कह रहे थे कि मैं अपने सामने किसी को बिल्कुल साफ देख रहा हूँ, माँ देख, तुझे भी दिखेगा। लेकिन मेरी दादी को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। अभी ये सब चल ही रहा था कि दीवार पर अचानक से परछाई बनने लगी। ऐसा लगा कि दीवार पर कोई एक परछाई जाकर चिपक गई है और वो दीवार पर इधर से उधर चल रही है। ये देखकर वो दोनों काफ़ी ही ज़्यादा घबरा गए। उसके बाद एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि तेज़ हवा जब चलती है और बंद कमरे में बैठकर वो आवाज़ को सुनो तो वो आवाज़ कैसी अजीब सी डरावनी लगती है। रात में वैसी ही आवाज़ आने लगी। सवाल ये था कि हवा तो कहीं नहीं चल रही थी। अभी उस परछाई को देख ही रहे थे कि वो परछाई दीवार पर से बाहर की ओर जाने लगी, यानी दीवार को ही लगकर वो घर के बाहर जा रही थी। और देखते ही देखते वो घर के दरवाजे के पास जाकर रुक गई। फिर दोनों हाथों को आगे किया और उसके बाद मेरे बड़े पापा को अपने पास बुलाने लगी। बड़े पापा को भी उस समय पता नहीं क्या हो गया था। दादी के कई बार मना करने के बावजूद वो रुक ही नहीं रहे थे। मेरी दादी बताती है कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो मेरे बड़े पापा को रोक नहीं पा रही थी। उनमें इतनी अजीब सी ताकत आ गई थी कि उन्हें रोक पाना असंभव हो गया था।
लेकिन मेरी दादी भी हार नहीं मानने वाली थी। वो जल्दी से जाकर दरवाजे में जो लॉक था उसे लगा दिया ताकि मेरे बड़े पापा घर से बाहर ना जा सके। 2-4 मिनट के बाद अचानक से उन्होंने एक जोर की चीख मारी और ज़मीन पर गिर पड़े। दादी को ये देखकर काफ़ी अजीब लगा और दादी ये सब चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मेरे दादी के पिताजी थे वो भी क्रांतिकारी थे। हमारे भारत देश में अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे से मूवमेंट चलाए जाते थे, जिसमें कई सारे क्रांतिकारी मिलकर, कहीं जगह 20 तो कई जगह 25 लोग मिलकर जो मूवमेंट चलाते थे, उसमें मेरे दादी के पिताजी भी थे और उन्होंने भी इस देश को आज़ाद कराने के लिए कई सारे अंग्रेज़ों से लड़ा था। कहते हैं कि उन्हीं में से एक अंग्रेज़ की आत्मा थी जो मेरे बड़े पापा से आकर शायद अपना बदला ले रही थी, क्योंकि उसके अगले दिन सुबह में दादी को पता चला कि उनके कज़िन भाई आ चुके हैं। वो तुरंत ही जाकर अपने भाई को सारी बात बताई। मेरी दादी को वो कहने लगे कि वो आत्मा जानती थी कि मैं आज सुबह आ जाऊंगा और फिर तेरे बच्चे को कुछ ही नहीं होगा, इसीलिए वो कल रात में ही इसे अपने साथ ले जाने आई थी। लेकिन तू फिक्र ना कर, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं सब सही कर दूंगा। फिर मेरे जो दादी के कज़िन भाई थे वो बड़े पापा के साथ उनके स्कूल गए और स्कूल में जाकर उन्होंने प्रिंसिपल से बात की और उन्हें सारी बात बताई। प्रिंसिपल भी हमारे ही गांव के रहने वाले थे। वो इजीली बातों को मान गए और उसके बाद बड़े पापा ने स्कूल ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा हवन किया, जिसके बाद मेरे जो बड़े पापा थे वो भी उस हवन में शामिल थे। लेकिन हवन के चलते हुए वो बैठे बैठे हवा में 2 फीट उड़ने लगे। लेकिन दादी को और सबको पहले से ही दादी के भाई ने बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए कोई भी बीच में नहीं आएगा, तो इसी वजह से सब दूर ही खड़े थे। जैसे ही हवन ख़त्म हुआ, बड़े पापा ज़मीन पर गिर पड़े और एकदम से उन्होंने अपनी आंखें ऊपर चढ़ा ली, यानी कि जो उनकी आंखें थी अब उसमें काली पुतलियां नज़र नहीं आ रही थी, दोनों ही बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। फिर उन्होंने गंगा जल डालकर मेरे बड़े पापा को होश में लाया और उसके बाद से लेके अब तक बड़े पापा के साथ ऐसा कुछ नहीं घटा। तो दोस्तों, ये थी मोनी जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी कुलदीप की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कुलदीप है। कुछ साल पहले की बात है। गर्मियों के दिन थे और खेत में गेहूं की कटाई चल रही थी। गेहूं काटने में 2-3 दिन लगते थे और कटे हुए गेहूं को धूप में सुखाने के लिए रख दिया गया था ताकि इनमें से पानी पूरी तरह से सूख जाए। इन गेहूं की सुरक्षा भी ज़रूरी थी, इसीलिए मैं खेत में बने एक छोटे से कमरे में रात को सो रहा था। इससे हमारे खेत के केयरटेकर को भी मदद मिल जाती और मुझे भी तसल्ली रहती। इन 2-3 दिनों में मैंने एक अजीब सा पैटर्न देखा। दोस्तों, बात कुछ अजीब ही थी। हमारे खेत की बाउंड्री पर कई पेड़ लगे हैं, जैसे पीपल, बरगद, आम और नीम। जैसे ही रात के 11:45 से 12 बजे का समय होता, कुत्तों का झुंड उन पेड़ों की ओर मुंह करके जोर जोर से भौंकने लगता, कभी कभी रोने भी लगता। मैं ये सब आवाज़ें सुनकर जल्दी जल्दी बाहर आता और देखता कि कहीं कोई जानवर या चोर तो नहीं घुस आया। लेकिन कोई जानवर या चोर नहीं दिखता, ना ही कुछ और भी वहाँ पर होता। कुत्ते भी 12 बजे के बाद चुपचाप अलग अलग होकर धीरे धीरे गांव में चले जाते। तीसरे दिन की शाम मैंने केयरटेकर भैया को पिछले 2 दिन की घटनाएं बताई कि कैसे कुत्ते पेड़ों की तरफ मुंह करके बिना वजह भौंकते हैं और रोते हैं, जबकि कोई जानवर या इंसान की हलचल नहीं होती। उन्होंने ये सुनकर मुझे एक अजीब सी बात बताई। उन्होंने कहा, भैया, कुत्तों का इस तरह भौंकना और रोना पिछले 7-8 वर्षों से रोज़ का नियम है। जब मैं यहाँ नया नया आया था तब मुझे भी ये बात बहुत अजीब लगी थी। फिर एक दिन मेरी
जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं रात के 11:30 बजे से कमरे के बाहर बैठ गया कि देखे आखिर माजरा क्या है। फिर मैंने देखा कि कुत्ते धीरे धीरे इकट्ठा होकर झुंड बनाकर पेड़ों के पास गए और ऊपर डाल की ओर मुंह करके रोने लगे। इतने में एक सफ़ेद आकृति जिसका इंसान के जैसा मुंह था और बाकी सब कुछ हवा में तैरता सा लग रहा था, वो उन पेड़ों में से निकली और सामने के बरगद के पेड़ में जाकर गायब हो गई। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है भैया, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब आंखों से देखी हुई बात को मैं खुद ही कैसे झूठ मान सकता हूँ। मुझे पता था कि भगवान की कृपा से मेरे देवगण थे, इसीलिए मुझे शायद वो सब नहीं दिखा जो केयरटेकर भैया को दिख गया। पर यह तो शुरुआत थी दोस्तों। फिर उस रात जब मैं सोने गया तो कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, पर जब मैंने बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो फिर से कोई नहीं था। मैं थोड़ा डर गया, पर फिर सोचा कि ये मेरी कल्पना भी हो सकती है। अगली रात जब मैं फिर से सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि कमरे के एक कोने में एक धुंधली सी परछाई खड़ी है। मैंने ध्यान से देखा तो वो धीरे धीरे गायब हो गई। अब मैं वाकई में डर गया था। मैंने ये सारी बातें केयरटेकर भैया को बताई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक महिला की मौत हो गई थी और तभी से ये सब घटनाएं हो रही है। भैया बोले कि यहाँ की बहुत सी रातें अजीब होती है। कई बार लोगों ने अजीब अजीब आवाज़ें सुनी हैं, जैसे किसी के रोने की, किसी के चलने की। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को खेत में चलते हुए देखा है। मैंने ये सब सुनकर तय किया कि अब मैं रात को यहाँ नहीं रुकूंगा। पर एक आखिरी रात जब मैं अपना सामान समेट रहा था तो मैंने देखा कि कमरे की दीवार पर खून से लिखे कुछ शब्द थे जो धीरे धीरे गायब हो गए। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और वहाँ से निकल गया। दोस्तों, मेरा मानना है कि भगवान ने संसार की रचना की है तो इसमें सकारात्मक शक्तियों के साथ साथ नकारात्मक शक्तियों को भी स्थान दिया है। सृष्टि का संतुलन इसी में है। तो दोस्तों, ये थी कुलदीप की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी अगली कहानी। मैं हाल ही में राज्य सरकार की सेवा में शामिल हुआ था और मध्य प्रदेश के मंडला जिले मध्य भारत का एक राज्य और घने जंगलों और जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। मैं वहीं पर तैनात था। अब वो जिला छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। मैं जिस क्षेत्र में तैनात था वो आसपास के जंगलों से भरा हुआ था और मुख्य शहर के बहुत बाहरी इलाके में था। जैसा कि मैं सेवा में नया था, इसलिए मुझे बिना किसी बहस के आंख बंद करके कार्यालय के आदेशों का पालन करना पड़ता था। इसलिए मेरे पास अपनी पोस्टिंग के लिए भी कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा मैं कुंवारा था, इसलिए इस जगह ने मेरी जीवन शैली में थोड़ा अंतर डाला। ये क्षेत्र वन वनस्पतियों से भरा हुआ था और इलाके में बहुत कम लोग रहते थे। इसके अलावा वो स्थान कई भूतिया घटनाओं के लिए बहुत मशहूर था। विशेष रूप से एक छोटा पुल था वहाँ पर जो कि जंगल के एरिया को बाहर के एरिया से जोड़ता था। मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर जो लोग रहते थे उनका ये कहना था कि यहाँ पर जंगली झाड़ियाँ से ज़्यादा डरावना अगर कुछ है तो यहाँ के जंगली भूत। मैं जानता हूँ आपको ये सुनकर कुछ अजीब लग रहा होगा। वो उन्हें जंगली भूत इसीलिए कहते थे क्योंकि वहाँ के लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर जो भी भूत प्रेत आत्माएं हैं वो बिना किसी भी मतलब के इंसानों को परेशान करते हैं। इनकी ये बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि भूत प्रेत यहाँ पर है और लोगों को परेशान करते हैं,
इसका मतलब क्या मैं समझा नहीं, क्या हम लोगों को भी परेशान करेंगे? उन लोगों ने कहा कि हाँ, वो आप लोगों को भी परेशान कर सकते हैं। जिसके बाद उनमें से जो एक वहाँ का रहने वाला था, वैसे तो वो ट्राइबल लोग थे, उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ लोग किसी काम से आए हुए थे, जिसमें से रात में जब वो लोग यहाँ पर रुके तो एक ने पता नहीं कैसे खुद को ही फांसी लगा ली, पेड़ के ऊपर रस्सी डाला और वो अपनी जान खुद ही ले लिया। लेकिन लोग जानते थे कि उसने जानबूझकर अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि उसे किसी आत्मा ने ये करने पर मजबूर कर दिया था। सच्चाई क्या थी ये आज तक कोई नहीं जान पाया। मैं आप लोगों को उस पुल के बारे में बता रहा था। मेरा जो निवास और कार्यालय के बीच का शॉर्टकट पड़ता था वो उसी पुल से होकर गुजरता था। स्थानीय लोग उस रास्ते से बचते थे क्योंकि उनका मानना था कि पुल क्षेत्र बुरी तरह से प्रेतवादित है। चूँकि मेरा आवास मेरे रिपोर्टिंग कार्यालय से थोड़ा दूर था और मुख्य सड़क से वहां पहुंचने में काफ़ी समय लगता था, इसीलिए लोगों के हर समय मना करने के बावजूद मैंने अपना समय बचाने के लिए आमतौर पर शॉर्टकट अपनाया। उस रास्ते को अपनाने का एक और कारण ये था कि मैं दिन के समय यात्रा करता था, जो कि एक सुरक्षित समय माना जाता है। लेकिन एक देर रात ऐसा हुआ जब मुझे मेरे बड़े अधिकारियों का एक ज़रूरी फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द ऑफिस आना है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था ऑफिस जाने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसी शॉर्टकट से ही होकर मैं अपने ऑफिस के लिए पहुंच जाता हूँ। जल्दी पहुंच भी जाऊंगा और काम भी वहां पर जो होगा उसे जल्दी ही निपटा कर दोबारा से अपने घर लौट आऊँगा। मैं यही सोचकर उसी रास्ते से निकल पड़ा। जब मैं वहां से जा रहा था तब मैंने देखा कि रास्ते में सामने एक बड़ा सा मुझे आदमी नज़र आ रहा था। वो आदमी काफ़ी अजीब था, जिसकी हाइट 10 से 12 फीट होगी और वो बार बार मुझे देखता और फिर पीछे मुड़कर देखता। लेकिन एक बहुत अजीब बात उसमें ये थी कि वो आदमी जब भी पीछे मुड़कर मेरी ओर देखता तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता। ऐसा लगता कि वो किसी विशेष रूप से मुझसे कुछ चाहता हो। मैंने वहीं पर रुका और खुद को संभालते हुए आगे उसी की ओर बढ़ा। मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, वो भी मेरी ओर आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था कि अचानक मैंने अपने पीछे से कुछ लोगों की हलचल की आवाज़ सुनी, जिसके बाद मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तब मेरी ही ऑफिस के कुछ सहकर्मी लोग वहाँ से गुजर रहे थे और पता चला कि उन्हें भी कॉल आया था, जिस वजह से वो लोग भी ऑफिस जा रहे थे और वो भी शॉर्टकट से। वो 2 लोग थे। जैसे ही वो बड़ी सी आकृति ने हम लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा, वो एकदम से गायब हो गई। जब वो 2 लोग मेरे पास आए तो मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ, तेरे माथे पर इतना पसीना किस वजह से? मैंने उन लोगों को बताया कि यहाँ पर मैंने अभी कुछ देखा। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया था। उन लोगों ने मुझसे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, चल अब हम आ गए हैं ना, अब साथ चलते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। कुछ समय चलने के बाद हम अपने कार्यालय पहुँच चुके थे। वहाँ पर जो काम हमें दिया गया था वो काफ़ी अजीब था, जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। हम लोगों ने वहाँ पर काम ख़त्म किया। काम ख़त्म करते करते हमें रात के 2:30 बज चुके थे। अब फिर हम दोबारा वहाँ से निकलकर अपने घर के लिए आगे बढ़ रहे थे। जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मेरे साथ में जो दूसरे 2 लोग भी थे, उन्होंने कहा कि हम थोड़ा रुक कर आएंगे, तू चला जा। अब मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था। मैंने सोचा कि इस समय शॉर्टकट से जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे अब लॉन्ग कट से ही होकर अपने घर के लिए जाना पड़ेगा। मैं वहाँ से लॉन्ग कट मार कर अपने घर के लिए निकल पड़ा। थोड़े समय आगे जाने के बाद में जैसे ही मैं घर के पास पहुँचने वाला था, वो जंगली एरिया तो ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ दोबारा से दिखाई दिया। इस बार भी शायद ये वही आकृति थी, जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और जल्दी से मैं अपने घर के अंदर भागा और घर को लॉक कर दिया। अगले दिन जब सुबह में मैंने अब
वहाँ के स्थानीय लोगों के इस बारे में बताया तो वो लोग कहने लगे कि आपको मना किया गया था, वो शॉर्टकट वाला रास्ता अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसी रास्ते से गए, ये आपको नहीं करना चाहिए था। मुझे उनकी बात सुनकर थोड़ा ठीक लगा। मैंने कहा कि हाँ, मैं अब वहाँ से अकेला नहीं जाऊँगा। कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते। अब एक रात आई जब मैं वहीं पर काम के लिए ऑफिस में रुक गया था। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। मैं जब वहाँ से निकलने लगा तो मेरे साथ एक दूसरा ऑफिसर भी था जो कि मेरे ही एरिया में रहते थे। उन्होंने कहा चलो साथ चलते हैं। अब 2 लोग थे तो डर कम था। मैंने कहा कि हम शॉर्टकट से चलते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में जैसे ही वो पुल आया तब मैंने देखा कि मुझे फिर से वो बड़ी सी आकृति दिखाई दे रही है। मेरे साथ जो ऑफिसर थे उन्होंने भी इस बात को एग्री किया कि दूर कोई खड़ा हुआ दिख रहा है। हम जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगे। हम घर की ओर नहीं भाग रहे थे बल्कि हम उल्टा ऑफिस की ओर भाग रहे थे। मेरे साथ में जो मेरे ऑफिसर थे वो कहने लगे कि वो क्या था। मैंने कहा पहले जान बचाओ, ऑफिस चलो, उसके बाद में हम जाकर देखते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ ये भी चलेगा। हम जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में हमने वहाँ के ऑफिसर्स को सारी बात बताई। उन लोगों ने हमें फिर से डांट लगाई, कहने लगे कि तुम्हें मना किया था कि वहाँ पर मत जाना। दोस्तों उसके बाद में हम रात भर ऑफिस में रुके और अगली सुबह में हम अपने घर पर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अब क्या हो रहा है। मेरे पूरे बदन में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। ऐसा लग रहा था कि शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी है और कोई मेरे शरीर पर अपने होने का एहसास करवा रहा है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुका था। मैं उसके बाद अपने ऑफिस में छुट्टी डालकर अपने घर पर गया। वहाँ जाने के बाद में मैं एक बाबा के पास पहुँचा और उन्हें जाकर सारी बात बताई। बाबा ने जिसके बाद झाड़ फूँक किया और कहने लगे कि वो बुरी आत्मा का साया तुम पर पड़ चुका है। वो कभी भी तुम पर हमला करके तुम्हारी अब जान ले सकती थी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम सही समय पर मेरे पास आ गए। और दोस्तों उसके बाद में जब दोबारा से मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई तो मैंने उस आकृति को कभी कहीं नहीं देखा। शायद इस वजह से क्योंकि उस बाबा ने मुझे तावीज़ दे रखी थी हाथ में पहनने को, जिसके बाद हो सकता है कि उस तावीज़ की वजह से वो मुझे दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।